पिछली किस्त में आपने देखा कि मिनिएचर पेंटिंग्स का सिलसिला मुगलिया सल्तनत के तहत फारसी और खालिस हिंदुस्तानी तर्ज मुसव्वरी के इम्तिजाज से वजूद में आया। हकीकत निगारी, शाइस्तगी व लताफत, रंग आमेज़ी की महारत और खत्ताती मुगलिया तर्ज मुसव्वरी की नुमायाँ खुसूसियात हैं। हिंदुस्तान की सकाफ़ती तारीख़ मुख्तलिफ़ अहद के फ़नून में मरकूम है और बेशुमार किस्म के फ़नून जैसे मुसव्वरी, संग तराशी, फ़न तामीर जो मुख्तलिफ़ शाही ख़ानदान और उनके मज़ाहिब से मुताल्लिक़ रहे हैं, उनका अक्स पेश किया गया है। जहाँ शुमाल में राजपूतों की हुकूमत रही है, वहीं दिल्ली से बाहर और मरकज़ी हिंदुस्तान में इस्लामी रवायत बहुत कामयाबी से फ़रोग़ पाते हैं। जुनूब में होसलिया, सानियामिया और दीगर मजहबी ख़ानदानों की जड़ें मजबूत रही हैं और वो अपने मजहबी फ़नून और फ़न तामीर पर नाज़ा रहे हैं। मुल्क पर मुगलिया हुकूमत से सियासी यकजहती के साथ साथ तमद्दुनी, समाजी और माशी इर्तिक़ा रूनुमा हुए। दीवार पर बनाई जाने वाली तस्वीरें मगरबी और मरकज़ी हिंदुस्तान में पहली 1000वीं ईस्वी में राइज थीं। दूसरी 1000वीं ईस्वी के शुरू में मिनिएचर पेंटिंग की आमद में तब्दीली होने लगी, जो शुरू में जैन और बुद्ध मजहब के मौज़ूआत पर ताड़ के पत्तों पर बना करती थीं। इसी तरह की एक तब्दीली तामीरी उफ़क़ पर नमूदार हुई, जिसके तहत स्तूप बड़े बड़े महलों और किलों में तब्दील हो गए। देखिए, जब बाबर 1526 में बैटल ऑफ पानीपत होता है तो इस वक्त सर्टेनली एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का ज़माना था, लेकिन सोशल प्लैंक पे आप देखेंगे, सामाजिक स्तर पे देखेंगे और मज़हब के इस पे, तो ये बहुत ही डायनामिक पीरियड था। इसी ज़माने में एज ए सेड के ये कबीर का ज़माना था, नानक का ज़माना था। ख़ास तौर से नानक इज़ ए कंटेम्प्रेरी बाबर, बिल्कुल हम असर हैं। और सूफ़ी भक्ति संतों के ताल्लुक़ से इस पीरियड में देखने को मिलता है कि बेसिकली द काइंड ऑफ सोसाइटी दैट वी हैव टुडे वाज बीइंग कंसोलिडेटेड। ठीक है, तो सूफियों ने और भक्ति संतों ने एक ज़मीन बनाई है जिस पे आप पीसफुली कल्चरल एक्सचेंज के साथ रह सकते हैं। लैंग्वेज के फील्ड में भी देखिए कि एज अ सेट के ये सारी जो भारतीय भाषाएं हैं, इंडिक लैंग्वेजेस हैं, नॉर्थ इंडिया में और या साउथ में, ईस्ट में, ये सभी उसी पीरियड में 15th अर्ली 16th सेंचुरी में एमर्ज हो रही हैं। बाबर के लिए काम आसान हो गया था इस तरह से पॉलिटिकल, हालांकि बहुत स्ट्रगल था बाबर और हुमायूं के लिए। हुमायूं को तो शेर शाह ने बिल्कुल खदेड़ करके ईरान तक भेज दिया था, लेकिन उसके बाद अकबर ही कम्स बैक, ही वाज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, ही कम्स बैक एंड देन ही एस्टैब्लिश वंस अगेन मुगल एम्पायर ऑन ए फर्म फुटिंग। सो जो देखने में आता है यहाँ उस पीरियड में कि सर्टेनली एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, लेकिन लोधी सूर अफ़गानों ने, जो रूलर्स थे, उन लोगों ने एक सर्टेनली एक ज़मीन हमवार किया जिसमें ये पॉसिबल था कि हर तरह के फ़िरक़े के लोग पीसफुली रह सकते थे। सम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सम पीस सर्टेनली वाज देयर, बट एन ऑल इंडिया एम्पायर ऑफ द काइंड के जैसा खलजी के ज़माने में था, तुगलक के ज़माने में था, या बाद में अकबर के ज़माने में और मुग़लों के ज़माने में हुआ, वैसा नहीं था। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन था। पंजाब में अफ़गानों का इलाका, अफ़गानों के इलाका इसमें कंट्रोल में था। राजपूताना डिफरेंट राजपूतों के में बंगाल में बंगाल सल्तनत बहुत इंपॉर्टेंट सल्तनत हुआ करती थी। दक्कन में एज अ सेट के बहमनी सल्तनत के कोलैप्स करने के बाद नई स्प्लिंटर सल्तनत बनी थी, और इसके अलावा विजयनगर एम्पायर वो बना था। तो इस वक्त पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी तो ज़रूर थी, लेकिन सोशल स्टेबिलिटी एंड सोशल मूवमेंट एंड
सब कंसोलिडेशन एंड वो सब देखने को मिलता है। कल्चर के फील्ड में जो इंडियन कल्चर कहते हैं, ये पीरियड बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है। 15th अर्ली 16th सेंचुरी का उसमें उसको मुग़लों ने और आगे बढ़ाया, लेकिन ये ज़माना था 15th-16th सेंचुरी में, जब हम देखते हैं कि जो इंडियन कल्चर की जब बात करते हैं तो वो उस वक्त डेवलप हो रहा था। ये शाही खानदान फ़नून में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगा था कि हर बादशाह जैसे ही इक़्तिदार में आता, अपने दौरे हुकूमत की मुसव्विरी में कुछ न कुछ अपना असर ज़ाहिर करता। पेंटिंग, खूबसूरत मुसव्विदे और किताबें, खत्ताती, फ़न तामीर के डिज़ाइन वगैरह में मुग़लों की महारत, बाग़े बहिश्त का तसव्वुर या चारबाग जो कि जन्नत के बागों का अक्स है, कुंदाकारी, मुजस्समा साजी, बनाव सिंगार और जाहो जलाल को ख्वाहिश और बावकार ज़िंदगी ने कौमी फ़नून को भी मुमताज़ किया था। साथ ही साथ मुकामी अनासर जैसे जाली का काम या कमल की शक्ल वगैरह ने भी अपना असर ज़ाहिर किया था। हिंदुस्तान में चितेरे जन्मजात होते हैं और चितेरे कुछ क्लैंस थे जिनके पास अपना धंधा होता था। गांव में आज भी हैं कुछ चितेरे परिवार होते हैं जो शादी ब्याह वगैरह के समय में चितेरा का काम करते हैं। इसी में से मधुबनी वगैरह सब जो निकले हैं, वर्ली पेंटिंग्स वगैरह सब निकली हैं, वही के वही लोग हैं। तो ये तो परंपरागत तरीके से आर्ट चल रहा था। क्रिएटिविटी कभी बंद नहीं होती है, कभी क्रिएटिविटी बंद नहीं होती है। अब सब्जेक्ट नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताऊं कि जब हिंदुस्तान में पूरा अंधेरा है, कुछ नहीं है, गुप्ता हर्षवर्धन गुप्ता के डेथ के बाद में पूरा 200-250 साल तक हिंदुस्तान अंधेरे में रहा। मगर उस पीरियड में सैकड़ों टेम्पल्स बने। कोई राजा नहीं था, कोई किसी तरह का वो नहीं था, तो वो मंदिर किसने बनवाता रहे। एक एक जगह पर, ग्वालियर के पास एक जगह है बटेश्वर, वहाँ पर 200 मंदिर बने और वो सारे के सारे मंदिर 700 से लेकर के 900 के बीच में बने। जब ना आसपास कहीं कोई राजा था, ना कोई संरक्षण देने वाला था, ना कोई पैसा देने वाला था, किसने बनाए। इसका मतलब ये कि हिंदुस्तान में क्रिएटिविटी की परंपरा बड़ी पुरानी है और आदमी क्रिएटिव है। इसके पीछे राजा क्रिएटिव नहीं है। वो तो राजा तो ऐसा है जैसा आज होता है कि हमें कहीं किसी को कुछ प्रश्रय देना है तो कुछ ना कुछ पैट्रोनेज दे देते हैं, कुछ ना कुछ साधन जुटा देते हैं। तो उस समय भी हुआ ऐसा। तो अकबर के समय, बाबर के समय एपरेंटली बाबर ने कहीं पर कोई क्रियात्मक रचनात्मक काम नहीं की, उस बात नहीं हुई, खुद उसने किया है। उसने अपनी जो डायरी लिखी है वो आज भी फाइनेस्ट फिक्शन है। अगर उसको उपन्यास के तौर पर देखें तो पूरा उपन्यास लगता है, कहानी ऐसा नहीं लगता है कि जैसे किसी ने अपनी जीवनी लिख डाली हो। और उसका जो इंटरेस्ट है पक्षियों में, चीज़ों में देखने करने में, वो अपने आप में आर्टिस्टिक है। लेकिन ये जिक्र कहीं नहीं मिलता है कि बाबर के समय ये 2 आर्टिस्ट थे या एक आर्टिस्ट था या उसने किसी तरह से हुआ है। हुमायूं अपने साथ, जब हुमायूं आए भारतवर्ष में लौट करके, जब इन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा करके दोबारा कैप्चर किया है, तो उस समय जो है वो अपने साथ वो पर्शिया से 2 आर्टिस्ट को लाए थे। उन आर्टिस्ट ने यहाँ पर आकर के आर्ट की शुरुआत किया। लेकिन हुमायूं भी 4-5 साल बाद डेथ हो गई और उसके बाद अकबर का शासन आया। अकबर ने उन दोनों आर्टिस्ट को, अब्दुल समद और एक और मैं नाम भूल रहा हूँ, 2 आर्टिस्ट थे, इन 2 आर्टिस्ट से और फिर हिंदुस्तान में जो आर्टिस्ट थे उनको जुटाया और विदिन 2-3 ईयर्स, 2 या 3 साल के भीतर अकबर के अपने जो स्टूडियो था, कोर्ट स्टूडियो था, उसमें करीब 100 के आसपास आर्टिस्ट थे। बाबर ने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद काबुल से आकर सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर डाली। इस मुल्क के बारे में उसकी राय अच्छी नहीं थी और कई मौके पर उसने यहाँ की और यहाँ के लोगों की कमियों और उरियानी पर अपने ख्यालात जाहिर किए थे। उसकी खुदनविश्त से पता चलता है कि उसे अपने रियाया के जज्बों से बहुत ज़्यादा हमदर्दी नहीं थी कि वो उनकी मेहनत और सलाहियत का एतराफ़ करता।
वो तुर्किस्तानी दरबारियों की खुशामद से बहुत ज़्यादा मुतासिर था, जिन्होंने हिंदुस्तानियों की मेहनत को भोंडे तरीके से सराहा था। इसलिए अपनी खुद नविश्त में उनका जिक्र कम मिलता है, लेकिन हिंदुस्तानी फ़न पर उसका बहुत गहरा असर है, गर्चे उसने अपनी ज़िंदगी में इस पर बहुत कम तवज्जो दी। बाबर क्या थे? मतलब बाबर एक छोटा, एक फरगाना, एक वो वैली जिसे कहते हैं, वहाँ के से आए थे। समरकंद को जीतना चाहते, जो वो ज़िंदगी भर नहीं कर पाए, पर तब भी उनके पास उतना ही हुनर था। फिर वो वहाँ से निकल के काबुल आते हैं, काबुल में अपनी थोड़ा सा बेस बनाते हैं, तो उनमें वो वही हुनर था। और फिर उनको कुछ गज़लबाज जो सफ़ाविद पीरियड के एक ग्रुप था, जो कि सूफ़ी ग्रुप भी था और पॉलिटिकल भी था। मतलब दैट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि वो उस ग्रुप का सपोर्ट उनको मिला, और फिर उस सपोर्ट से फिर वो आगे आए। और जब आगे आए हैं तो वो उन्होंने जैसे फिर इब्राहिम लोधी का सामना करा, उन्होंने पानीपत की लड़ाई लड़ी, आगरा और दिल्ली के बादशाह हो गए, जो कि वो अपने को बादशाह कहते थे। बादशाह जो तुर्की में उसको बादशाह कहते हैं, और फ़ारसी में भी। और जो है वो फिर उसके बाद उन्होंने, जिसे हम कहते हैं बुनियादी तौर से, मुग़लों की जो है वो रियासत कायम की। वो बागबानी में अपनी गैर मामूली दिलचस्पी की वजह से मशहूर था और मुसव्विरों की भी सरपरस्ती करता था। हालांकि काबुल में उसके दौरे हुकूमत की किसी तख्लीक का जिक्र नहीं मिलता, जहां उसने अपनी रियासत कायम की थी। गर्चे ईरान के शाह तहमस्प, जो बाबर का हम असर और दूर का उसका रिश्तेदार था, के ज़ेर परस्ती मुसव्विरी अपनी रिवायती तकनीक और जमालियाती खुसूसियात के साथ मौजूद थी। सोलहवीं सदी के वुस्त का अजीम मुसव्विदा और इब्तिदाई मुग़लिया मुसव्विरी का मुकाबला मशहूर शायर जामी के हफ्तौरंग में किया गया है। उन्होंने पाया कि हिंदुस्तान में मौजूद फ़न हम असर ईरानी फ़नून से काफ़ी मुख्तलिफ था, और बाबर ये चाहता था कि उसके मुसव्विर भी उनसे मुतासिर हों। इसी सदी में बाद में अकबर को गैर मुस्लिम हिंदुस्तानी मुसव्विरी से गहरा शगफ था, लेकिन बाबर को इससे कोई हमदर्दी नहीं थी। फिल हकीकत उसे इसकी कोई वाक़फ़ियत ही नहीं थी। बाबर का जो बाबरनामा है वो इतना इलस्ट्रेटिव है। उसने मुझे सबसे ख़ास बात उस बाबरनामा में लगती है कि वो पूरी ज़िंदगी बाबर जो है वो घोड़े पे सवार रहा, लड़ाई लड़ता रहा, कई बार हारा, कई बार जीता, मगर उसके बावजूद उसको इतना टाइम मिला कि उसने अपनी बायोग्राफी, बाबर की बायोग्राफी, द ट्रू बायोग्राफी, द फर्स्ट ट्रू बायोग्राफी वर्ल्ड में कंसिडर होती है। उसने एक एक चीज़, अपनी फॉलीज एंड अपनी प्रेजेस, सब कुछ उसने उसमें लिखा है। वो इतना इंटरेस्टिंग है, कैसे कहाँ किसको मिला, क्या क्या किया, और उसने इंडिया की बर्ड्स एंड एनिमल्स के ऊपर इतना डिटेल में लिखा है कि ऐसा लगता है कि एक एक पर उसका उसने गिना है कि इतने पर थे, ये इतना कलर का था, इसमें ये होता है, कैसे यहाँ पर जाला लगा के बर्ड्स को पकड़ते हैं, कहाँ किस मार्केट में बिकते हैं, पूरी डिटेल्स उसने दी है। बाबर के लगाए हुए बाग, जो उसे काबुल का लुत्फ इनायत करते और गर्मी की तपिश से साया अता करने का जिक्र उसने अपनी सवानेह में किया है। उसने जो अपनी सवानेह कलमबंद की है, उसमें 40 सफ़हात पर हिंदुस्तान की तफसीलात बयान की हैं। इसमें उसने समाजी तंजीम, ज़ात बिरादरी का निज़ाम, जोग्राफियाई खाका और उस वक्त की तारीख़ को बयान किया है। उसने हिंदुस्तानी निज़ाम औक़ात,
रोशनी के इंतजामात की बेतरतीबी, हिंदुस्तानी दस्तकारों की फरावानी, अच्छे तौर तरीक़ों की ख्वाहिश, अच्छी पोशाक, ठंडे चश्मे और सबसे ज़्यादा जोर उसने यहाँ के नबातात व हैवानात पर दिया है और उनका जिक्र पैदाइशी फितरत निगार और उनकी तफसील एक मुसव्विर की नज़र से की है। उसके इस बेशकीमती मुसव्विदे को उसकी लाइब्रेरी में खुसूसी अहमियत हासिल थी। किताबें जमा करना तैमूरी रिवायत थी। बाबर ने खुद भी हिंदुस्तान में बहुत सी किताबें खरीदी। जब वो लाहौर के किले में दाखिल हुआ, सबसे पहले वो गाजी खां की लाइब्रेरी में गया और बहुत अहम किताबों का इंतखाब किया और अपने बेटे को भेज दी। किताबों से मोहब्बत हुमायूं के हिस्से में भी आई और अकबर के दौरे हुकूमत में मुसव्विदों का इंतखाब दुनिया में सबसे बेहतर था। वहाँ पे बड़े फिलोसोफर्स थे इस वक्त और बहुत बुलंदी पे वहाँ पे जो जिसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल कल्चर बहुत था। और ये नहीं था कि सिर्फ मजहबी किताबें पढ़ी जा रही थी, बल्कि हर किस्म की किताब पढ़ी जा रही थी। और ये इस चीज़ पे जोर हमेशा से रहा है। आप देखेंगे कि और शायद ये हर जगह ही रहता है, पर जैसे कि हम समझते हैं कि हम या तो पॉलिटिकली सोचते हैं या हम उसको अगर पॉलिटिकली नहीं सोचना चाहते हैं तो हम सिर्फ फिर उसको रिलीजियसली सोचना चाहते हैं। तो ये एक हम समझते हैं कि ये एक बड़ा कॉलोनियल सोच हमारे अंदर पैदा कर दी गई, जिस तरीके से हम लोग हमेशा अब तवज्जो अगर इन चीज़ों पे देते हैं तो इन दो तरीक़ों से देते हैं। हालांकि इसका बीच का एक तरीक़ा वो है, वो बेसिकली वही कला और कल्चर का है। अगर आप उस तरीके से सोचें तो बेसिकली जो लोग बन के आते हैं वो कला और कल्चर से बन के आते हैं। जाहिर है कि क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो उन्होंने इस्टेब्लिश की, जो उन्होंने पॉलिटिकल कहना चाहिए एक गवर्नेंस का जो प्रोसेस शुरू किया, जिससे कि एक सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, जिसमें कि तिजारत भी बहुत अच्छी हो रही थी। और तिजारत हर दौर में बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, आज के भी दौर में इम्पोर्टेंट है और हमेशा इसलिए रही है कि उसी से जो है वो रेवेन्यूज़ आते हैं और उसी तरीके से स्टेट बढ़ता है। उसी रेवेन्यू से उसी की ताकत पे जो इकोनॉमिक की ताकत होती है वो जहाँ सदृढ़ होगी वहीं पे वो पनपेगा। तो ये लिंक्स हैं। अगर आप देखें तो उन्होंने जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हालांकि लड़ते रहे। बाबर का शुमार एशिया की चंद अहम शख्सियतों में होता है। उसकी एक मुमताज़ विरासत थी। वो अमीर तैमूर और चंगेज़ खान का बराह रास्त वारिस था। नौजवानी में ही तैमूरी हुकूमत के मशरक़ी हिस्से फ़रगना की आज़ादी में अपने बाप का जानशीन हुआ, लेकिन इत्तेफ़ाक़न उसकी सल्तनत ख़त्म हो गई। (1525) में उसने हिंदुस्तान पर हमला किया और 1 साल के अंदर अंदर उसने दिल्ली का तख्त हासिल कर लिया। उसके अंदर बहुत सी खुसूसियात और बेशुमार लियाकतें जागुज़ी थीं। शायर, मौसीक़ार, ज़ी इल्म, फ़लसफ़ी, फ़ितरी फ़नकार और इन तमाम खुसूसियात का इजहार उसकी खुदनविश्त के एक एक सफ़े से होता है। उसके पास बहुत ही तरतीब याफ्ता दस्तकार नहीं थे, लेकिन उसके पास जमालियाती नज़र थी जो अपने अतराफ़ के हुस्न को जज़्ब कर लेती थी। उसकी तहरीरों में ये तमाम सिफतें आरास्ता हैं।
बाबर की मौत सिर्फ 47 साल की कलील उम्र में अपनी जांफिशानी से गुजरते हुए उस वक्त हो गई जबकि मेहनत का फल उसकी मुट्ठी में आ चुका था। उसी का बेटा हुमायूं, जिसके अंदर उसकी दानिशवराना और दीगर कई खुसूसियात विरसे में आई थीं, लेकिन हुक्मरानी और इंतजामी सलाहियत का पूरी तरह अहल न हो सका था कि उसे जानशीनी हासिल हो गई। कई पुश्तों तक मुगल सिर्फ बाबर की हुक्मरानी के उसूलों पर अमल करते हुए जंग के बजाय मसालिहत और फनो सकाफत में तहलील होते हुए हुकूमत करते रहे। उसकी कब्र काबुल में उस बाग के बुलंद मुकाम पर है जहां वो बैठना पसंद करता था और फितरत के मनाजिर से लुत्फानंदोज होता था। एक छोटी सी सल्तनत जिसे वो अपना घर समझता था। आज की किस्त में आपने देखा कि मुगलिया सल्तनत का बानी बाबर 47 साल की कलील उम्र में चल बसा। तब तक उसने न तो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा अरसा गुजारा था और न ही हिंदुस्तान के लोगों के बारे में वो बहुत अच्छी राय रखता था। बाबर के दौर में हिंदुस्तान में मौजूद फ़न हम असर ईरानी फ़नून से काफ़ी मुख्तलिफ था और बाबर ये चाहता था कि उसके मुसव्विर भी ईरानी तर्ज की तरफ रुजू हों। नाज़रीन, डीडी उर्दू से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत